देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ डेंगू फीवर। आपको पता है कि इस वक्त ख़ास तौर पे पंजाब में और लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन जो छोटे शहर है वहाँ पे डेंगू एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और डेंगू के साथ साथ चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड भी है और फिर एक और भी वायरल डायरिया और इस किस्म की बहुत सी बीमारियाँ भी फैली हुई हैं। तो इस वक्त बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, जिनके अंदर मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है उससे कोई गाइडलाइन मिल जाए। नाउ दिस इज़ एज अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, यानी दोनों मिल के मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे सबसे पहले एकदम लगा कि जिस तरह हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है और अगले 4-5 घंटों में वो बुखार 100 से ऊपर हो गया, 101 तक चला गया। कोई कॉज, कोई रीज़न नहीं था, कोई डायरिया, कोई उल्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, गला ठीक था, एवरीथिंग वाज ओके। और उसके बाद फिर दूसरे दिन वो 102 और 103 तक और जिस्म टूटना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है ये अलामतें आएंगी। तो आजकल कोविड के सब डरे हुए हैं, तो मैं तो चूँकि डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो मैंने फौरी तौर पे अपना CBC करवाया। CBC जो मैंने करवाया तो उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हुए हुए हैं और फिर साथ मैंने ये भी देखा कि मेरा जो TLC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी कम हुए हुए हैं। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनके अंदर जो लिम्फो होती है, जो लिम्फोसाइट्स हमारे होते हैं, उन पे भी असर पड़ता है। तो मैंने कोविड भी अपना टेस्ट करवा लिया, तो कोविड मेरा नेगेटिव आया। दूसरे दिन जो बुखार था वो 103 तक चला गया जिस्म के टूटने के साथ साथ। और इससे पहले मैंने अपने गुर्दों के टेस्ट, लिवर के LFTs, RFTs, जो ये सारी चीज़ें करा के एक बेस लाइन बना ली। और खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो, उसको शक हो कि उसको कोविड है, तो अपनी बेस लाइन शुरू में बना ले, पहले दिन ही जब उसको शक होता है तो बना ले। और डेली CBC जो है, जो प्लेटलेट्स के लिए ख़ास तौर पे है, वो रिपीट करना शुरू कर दे। अब जो तीसरा दिन था उसके अंदर मेरे प्लेटलेट्स 170 से गिर के 70 हो गए। तो इट वाज ज़ाहिर है। और इस दौरान जो जिनको डेंगू का फीवर होता है उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो खाते पीते नहीं हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। अब मैं अगेन बीइंग अ डॉक्टर थोड़ी बहुत शऊर था, एंड देन माय सन टोल्ड मी, ही इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका, तो उसने कहा कि पापा सबसे पहले तो ये कि अपना हाइड्रेशन ठीक करें। तो मैंने पहले दिन के बाद सेकेंड डे से जो हमारी ड्रिप होती है, जिसको हम आम तौर पे नॉर्मल सिलाइन कहते हैं, वो लगवानी शुरू कर दी। एक और चीज़ जो मॉनिटर करने वाली होती है वो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका कम हो तो फिर डेंगू शॉक की तरफ आदमी जा रहा होता है। तो वो चीज़ें सारी मैंने मेंटेन कर ली। लेकिन जो मेरा 5वें दिन CBC के अंदर प्लेटलेट्स आए वो 15,000 हो गए, सिर्फ 15। और शाम को जब मैंने कराए तो 10 रह गए। तो अब 10 तक भी बहुत से फिजिशियंस हमारे ये समझते हैं और बिल्कुल सही समझते हैं कि कोई ख़तरे की बात नहीं है, वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मुझे चूँकि डायबिटीज़ भी है, गुर्दों का और हाइपरटेंशन का और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बहुत से मसले हैं, तो आई नेवर टुक अ रिस्क। तो उस स्टेज पे आके फिर मैंने प्लेटलेट्स का पैक वो लगवाया और उसके बाद फिर मेरा platelets improve हुए and I started getting better. But it took me about 2 weeks altogether. और इसकी जो कमज़ोरी है आज चौथे हफ्ते में भी मौजूद है, क्योंकि वो रिकवरी में इसमें भी टाइम लगता है, ठीक हो जाते हैं आप बिल्कुल। तो ये एक कोर्स होता है कि आपको बुखार होता है, आपकी भूख मर जाती है, जिसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, प्यास नहीं लगती और बुखार काफ़ी हाई ग्रेड्स में चला जाता है और कुछ करने भी दिल नहीं आता। यू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। जब आप इस स्टेज में होती हो तो आम लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है, ये लेटा हुआ है, सोया हुआ है, आराम कर रहा है, पैरासीटामोल देते रहो इसको। तो लेकिन फ्लूइड की कमी होने का इम्कान हो जाता है और ये अगर हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक तो जो
इस पूरी इससे सीखने वाली चीज़ है। मैं आपको फिर वाक़या भी बताता हूँ। मेरे अपने भाई का, माई कज़न, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर माशाल्लाह एंड अ वेरी वेरी गुड साइकेट्रिस्ट। ही हैड सिमिलर कंडीशंस, लेकिन इट वॉज नॉट टेकन सीरियसली बिकॉज घर के अंदर 2 और लोग भी बीमार थे। तो पानी कम पिया, बुखार को टॉलरेट करते रहे, टेस्ट थोड़ा सा डिले हो गए और पानी की कमी की वजह से ही वेंट इनटू अ शॉक। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दैट ही केम आउट ऑफ इट। तो दिस इज़ हैपनिंग। तो इसलिए जहाँ भी आपको शक हो फौरी तौर पे टेस्ट करवाएं, और सिंपल सा टेस्ट पहले सबसे CBC करवाएं, फिर प्लेटलेट्स को मॉनिटर करें, और पेन किलर्स बिल्कुल ना लें दर्द की सूरत में, और पैरासीटामोल आप लें। अच्छा, ये चीज़ें तो आप करते रहेंगे, और जब आप रिकवर करेंगे तो फिर खाना पीना बेहतर कर लीजिएगा। लेकिन 1-2 बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ इस मच्छर के बारे में। ये जो मच्छर है, ये मच्छरी, ये मतलब मच्छर फीमेल जो है ये काटती है, और ये जब काटती है तो आम तौर पे जो इसके मखसूस वक्त होते हैं ये सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले और कुछ देर तक ये, और इसी तरह रात को सूरज गरूब होने से पहले तक ये काटती है। बाजुओं पे, पैरों पे, टखनों पे, गर्दन पे ये इसके फेवरेट प्लेसेस होती है। और मेरी ज़ाती राय ये है, बिकॉज यहाँ मैं DHA में रहता हूँ, तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन है डेंगू हुआ लाहौर में। तो ये जो मच्छर है इसकी अपनी फ्लाइट जो है वो ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर 150 मीटर से ज़्यादा ये नहीं ट्रैवल करता। तो इसका मतलब है कि ये या आपके घर में ही पैदा हुआ है, इसके स्पोर्स हैं, या साथ वाले घर से आपके घर में आए हैं। तो इसलिए सोर्स के ऊपर पूरा ध्यान दें। ये इसके जो अंडे होते हैं ये सूखी जगह पे भी और साफ़ पानी में भी ये देते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके जो लार्वास बन जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद मच्छर बन जाते हैं, या वो मच्छर उड़ के चले जाते हैं साथ वाले के घरों में। और अगर आपका दरवाज़ा खिड़की खुली रहे तो फिर ये अंदर आ जाते हैं, और ये घर में जब दाखिल हो जाए तो फिर इनकी मखसूस जगह जो हैं वो पलंग के नीचे, पर्दों के पीछे, और AC वाला कमरा इनको पसंद होता है। इसी तरह इवन आपके वॉशरूम के अंदर भी अगर कोई पानी ठहरा हुआ है किसी प्याले में या कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ पे भी अंडे दे सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इनको हर जगह इनका ताक़ुब करें, लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं कि खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने चाहिए, गलियों में पानी नहीं होना चाहिए, पौधों को कुछ दिन पानी ना दें। इसी तरह आगे अब कुछ अर्से बाद सर्दी आने वाली है, तो विल बी सेफ़ इंशाल्लाह ताला, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका आप ध्यान रखें, और कमीज़ पहने तो पूरी आस्तीनों वाली, ये तो आप पक्का कर लेना। मैं तो मेरे मुलाजमों में भी और आगे पीछे किसी को मैं देखूं तो मैं फौरी तौर पे मना करता हूँ उनको। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखें। तो बीमारियाँ आती रहती हैं। आपको पता है इससे पहले जब डेंगू हुआ था, मुझे उस वक्त भी डेंगू हुआ था, और उस वक्त मुझे हुआ था प्रॉबेबली हमारे म्यो हॉस्पिटल के अंदर एक डेंगू वार्ड बना था, तो वहाँ पे बहुत से डॉक्टर जाते हुए डरते थे मरीज़ों को देखने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया और मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब थे। तो बाद में कुछ दिनों के बाद हम दोनों को हो गया डेंगू फीवर। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि डेंगू 80-90% लोगों को कुछ भी नहीं कहता, माइल्ड सी बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती है। यस, डेंगू अगर सेकंड टाइम हो तो ये कदरे ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसकी जो वायरस है इसके अपने भी 3-4-5 किस्में हैं इसकी। एक ऐसी किस्म है जो बहुत ख़तरनाक है, जो हेमरेजिक है, जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। फिर एक शॉक करने वाली होती है जिसमें प्लाज्मा लीक कर जाता है। और बाकी जो हैं जिनके अंदर रैश आ जाता है, मुंह या चेहरे पे कोई रैश, कमर पे आ सकता है, और ये कॉमन ज़्यादा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब डेंगू हो जाती है तो वो जो पर्टिकुलर स्टेन होता है उसकी तो आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, एक किस्म की इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाती है, और उससे आपको दोबारा ख़तरा नहीं होता। लेकिन जो बाकी किस्में हैं वो दोबारा आप पे असरअंदाज हो सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने जितने भी आस पास लोग हैं
वो अगर प्रिकॉशंस नहीं कर रहे तो उनको ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।